नमस्कार, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज भारतीय संविधान का एक टॉपिक है आपातकाल, इमरजेंसी। इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्योंकि बहुत से बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन नहीं पहचान पा रहे हैं, बड़ा दिक्कत आ रही है, कब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, अनुमोदन में नहीं समझ में आ रहा है, कौन अनुमोदन कब कर लेता है, कितने समय में अनुमोदन हो जाता है, क्या होता है संसद द्वारा अनुमोदन, क्यों आवश्यक होता है संसद द्वारा अनुमोदन, क्या होता है सर राष्ट्रपति शासन, क्या होता है सर राष्ट्रीय आपात। तो इन पर हम लोग कहीं ना कहीं आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 18। तो भाग 18 में क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनको दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं वो दी गई हैं, अर्थात राष्ट्रपति के पास आपातकालीन उपबंध जो है वो 3 अनुच्छेद में कहीं ना कहीं दिए गए। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात दिया गया है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन दिया गया है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन दिया गया है। ये राष्ट्रपति शासन जो कहीं ना कहीं होता है, इसमें सारी शक्तियां जो होती हैं ये केंद्र में निहित हो जाती हैं, अर्थात यहाँ पर संघ कहीं ना कहीं मजबूत हो जाता है क्योंकि संविधान में पहले से ही वर्णन कहीं ना कहीं दिया गया है कि अगर कभी भी स्थिति परिस्थिति ऐसी आती है तो भारतीय संविधान कैसा है, एकात्मक है। भारतीय संविधान कैसा है, एकात्मक है। वैसे राज्य और संघ के पास अपनी अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन जब कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो सारी शक्तियां किसमें निहित हो जाएंगी, केंद्र में निहित हो जाएंगे, अर्थात भारतीय संविधान में पहले से ये कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति शासन क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो वित्तीय आपात होता है, राष्ट्रपति शासन होता है और राष्ट्रीय आपात होता है, इनमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्यों आवश्यकता पड़ी कि हमें अपने देश के संविधान में इसको लाना पड़ा। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी स्थितियां, विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, उस समय कहीं ना कहीं हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे भारतीय संविधान के भाग 18 में दिया गया है कि क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 18 में दिया गया है कि आप राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की कहीं ना कहीं आपातकालीन शक्तियां हैं। और 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां जो हैं वो कौन कौन सी, वो आपका जैसे एक आपका अनुच्छेद है 352, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में यहाँ पर दिया गया है एक आपका राष्ट्रीय आपात दिया गया है। क्या दिया गया है, राष्ट्रीय आपात दिया गया है। राष्ट्रीय आपात कब लगता है, इस पर हम लोग अभी चर्चा करते हैं। दूसरा आपका दिया गया अनुच्छेद 356 दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में जो दिया गया है वह दिया गया राष्ट्रपति शासन दिया गया है। क्या दिया गया, राष्ट्रपति शासन। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है, तो अनुच्छेद 356 में दिया गया है। और तीसरा एक आपका दिया गया है वो दिया गया अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में क्या दिया गया है, वित्तीय आपात दिया गया है। अनुच्छेद 360 में दिया गया वित्तीय आपात दिया गया है। क्या दिया गया, वित्तीय आपात। अभी तक हमारे देश में अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा चुका है, अभी तक हमारे देश में 356 का प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात हमारे देश में नहीं लगा। मतलब हमारे देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात, ये वाला जो अनुच्छेद 360 है, इसका प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। इसका प्रयोग तो कम से 100 से अधिक बार हो चुका है, 100 से अधिक बार इसका प्रयोग हो चुका है। राष्ट्रपति शासन तो 100 से अधिक बार लगाया जा चुका है और राष्ट्रीय आपात अब तक सिर्फ और सिर्फ कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। और ये आपका जो है अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया। मतलब कि वित्तीय आपात अभी हमारे देश में एक बार भी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि राष्ट्रपति को वित्तीय आपात का ऐलान करना पड़े। तो आपातकालीन जो शक्तियां वो कितने अनुच्छेदों में दी गई हैं, 3 अनुच्छेदों में दी गई हैं। एक आपका अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो आज हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय आपात के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय आपात जो है वो क्या होता है। तो जैसे हमने देखा था कि भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं और आपातकालीन उपबंध में सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आपात की हम लोग बात करने वाले हैं। और राष्ट्रीय आपात जब हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रीय आपात का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 352। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी अनुच्छेद 352 पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 352 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसी अनुच्छेद में हमारा एक पहला कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आपात का वर्णन दिया गया कि क्या होता है राष्ट्रीय आपात।
दूसरा, आपसे अगर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में जो आपातकालीन उपबंध लिए गए वो किस देश के संविधान से लिए गए, तो आपातकालीन जो शक्तियां आई हैं हमारे देश में वो किस देश के संविधान से आई? जर्मनी के बीमर संविधान से आई हैं। कहां से आई हैं? जर्मनी के बीमर संविधान से हमारे देश में जो आपातकालीन उपबंध जो हैं वो सारे सारे कहीं ना कहीं यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं कि कैसे कैसे जर्मनी में आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं, वैसे ही हमारे देश में कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपातकालीन शक्तियों को कहीं ना कहीं अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की है यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात होता क्या है? राष्ट्रीय आपात कब लगता है? राष्ट्रीय आपात कब लगेगा? ऐसा क्या? राष्ट्रीय आपात, देखो दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा? राष्ट्रीय आपात मतलब राष्ट्रीय, पूरे देश की बात कर रहा है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात की जब ये बात करेगा तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का ऐलान राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के जो प्रधानमंत्री के साथ जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उनसे परामर्श करने के बाद में उनके आधार पर और फिर लिखित संस्तुतियों के बाद में प्रधानमंत्री और प्लस जो प्रधानमंत्री के साथ जो कैबिनेट पूरा मंत्रालय है तो वह कैबिनेट मंत्री वो सब राष्ट्रपति को लिख करके देंगे कि भाई राष्ट्रपति महोदया, अब आप कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या भारत में स्थितियाँ इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं कि अब आप राष्ट्रीय आपात का ऐलान करो। तो राष्ट्रीय आपात जो लगेगा अगर भारत में तो किन परिस्थितियों में लग सकता है? राष्ट्रीय आपात जो लगता है भारत में वो 3 आधारों पर ही लगता है। राष्ट्रीय आपात कितने आधारों पर लगेगा? 3 आधारों पर लगेगा। नंबर 1, युद्ध की स्थिति हो कि नंबर 1 जब युद्ध चल रहा हो, जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, भारत चीन का युद्ध हो रहा है, तो भारत चीन भारत पाकिस्तान का अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध की स्थिति में आपातकाल का ऐलान किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, अगर कोई बाहरी आक्रमणकारी अगर हमारे यहाँ आक्रमण करते हैं या राष्ट्रपति को ये लगे कि अब कोई बाहरी आक्रमणकारी कोई दूसरे देश के व्यक्ति जो है आपातकाल का ऐलान कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बाहर आक्रमण के आधार पर भी आपातकाल का ऐलान किया जा सकता है। अर्थात कौन सा आपात लगेगा? राष्ट्रीय आपात का ऐलान यहाँ पर कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो आपातकाल लगेगा वो लगेगा सशस्त्र विद्रोह। कैसे लगेगा? सशस्त्र विद्रोह। ये सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है ये अभी हाल ही फिलहाल में कहीं ना कहीं बाद में संविधान में जोड़ा गया था। अर्थात अगर हम लोग बात करें पहले इस सशस्त्र विद्रोह की जगह था क्या था? आंतरिक अशांति था। क्या था यहाँ पर? आंतरिक अशांति शब्द था, अशांति शब्द था। आंतरिक अशांति के आधार पर यहाँ पर क्या लगता था बेटा? यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल पहले लगता था, लेकिन इसको अब समाप्त कर दिया गया। अब इसकी जगह क्या हो गया? सशस्त्र विद्रोह हो गया। मतलब शस्त्र और अस्त्र के साथ अगर लोग सड़कों पर है, भीड़ अगर सड़कों पर उतर आई, हथियार लेकर के सड़कों पर उतर आई है, तो ही राष्ट्रपति जो है कहीं ना कहीं अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर सकता है। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं कि सशस्त्र विद्रोह जो होगा ये कारण कैसा होगा? ये हमारा आंतरिक कारण होगा। कैसा होगा? आंतरिक कारण से लगेगा आपातकाल। अगर लगेगा कैसे लगेगा? ये सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब लगेगा तो ये हमारा आंतरिक कारण होगा, और युद्ध और बाहर आक्रमण से अगर लगेगा तो ये हमारा कैसा कारण होगा? ये हमारा बाहर कारण होगा। क्या होगा? बाहर कारण। मतलब ये आंतरिक कारण नहीं होगा। युद्ध हो रहा है, बाहर आक्रमण हो रहा है, तो ये हमारा बाहर कारण हो जाएगा। और सशस्त्र विद्रोह होगा तो हमारे देश के अंदर स्थितियां ऐसी बिगड़ चुकी होंगी कि लोग जो हैं हथियार लेकर कहीं ना कहीं युद्ध करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार घूम रहे होंगे, आपस में कहीं ना कहीं लड़ने मरने को तैयार होंगे। तो अब ऐसी सिचुएशन बनेगी, लोगों के हाथ में शस्त्र होगा, हथियार होगा, तो अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। जैसे अभी हमने बोला सशस्त्र विद्रोह हमारा कब जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह हमारा भारतीय संविधान में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तभी ये सशस्त्र शब्द को जोड़ा गया था। पहले इसके स्थान पर क्या होता था? आंतरिक अशांति था। पहले क्या था? ये आंतरिक अशांति शब्द था। अर्थात ऐसी भीड़ अगर इकट्ठी हो गई तो जाकर के राष्ट्रपति जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति से आपातकाल कहीं ना कहीं ऐलान करा दिया करता था। जैसे क्या हुआ था 1978 में? क्या हुआ था 1978 में? यहाँ पर जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, अर्थात पहली बार जब गैर कांग्रेसी कोई प्रधानमंत्री आया था तो उसने क्या काम किया? उसने आकर के संविधान में संशोधन किया। कौन सा किया? 44वां संविधान संशोधन किया। क्योंकि इससे पहले इंदिरा गांधी ने क्या काम
काम किया था जब भीड़ सड़कों पर उतर आई थी, सरकार उनकी गिरने वाली थी, अर्थात तब उन्होंने क्या काम किया, आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए आपातकाल का ऐलान करवा दिया था, राष्ट्रपति से राष्ट्रीय आपात लगवा दिया था। जिस वजह से जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तो उन्होंने संविधान में संशोधन किया और मोरारजी देसाई की सरकार में 44वां संविधान संशोधन हुआ और यहाँ पर आंतरिक अशांति की जगह यहाँ पर क्या, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया था। मतलब कि वो कहानी तो एक अलग की है कि कैसे मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री बने। इससे पहले 1969 के कुछ कारण रहे हैं कि कैसे कैसे मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी की सरकार में वित्त मंत्री के पद पे थे, कैसे मोरारजी देसाई को वित्त मंत्रालय से त्याग पत्र दिलवाया गया, कैसे उनको राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर किया गया, तब चल करके कहीं ना कहीं स्थितियां आई। क्योंकि मोरारजी देसाई की विचारधारा अलग थी और इंदिरा गांधी की विचारधारा अलग थी। मोरारजी देसाई बहुत से कहीं ना कहीं ऐसे उनके पक्ष में नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी चाहती थी कि ये हमारे इन कहीं ना कहीं कार्यों में समर्थन करें, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। जैसे ही मोरारजी देसाई को राष्ट्रीय कांग्रेस से उन्होंने बाहर किया तो ठीक चौथे दिन उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो ये बहुत सारे कारण रहे होंगे, वो हम लोग आगे किसी क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय आपात का ऐलान अगर होता है तो राष्ट्रीय आपात किन कारणों से लगेगा, तो राष्ट्रीय आपात जो लगेगा वो आपके 3 कारणों से लगेगा। दो कारण आपके बाहरी कारण होंगे और तीसरा आपका कौन सा कारण होगा, तीसरा आपका आंतरिक कारण होगा। हमारे देश में जब कहीं ना कहीं स्थितियां बिगड़ जाएंगी, तो जैसे जब राष्ट्रीय आपात लग गया कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि राष्ट्रीय आपात का ऐलान हो गया और जब राष्ट्रीय आपात लगा दिया गया है, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात का ऐलान कर दिया अनुच्छेद 352 के तहत, तो संसद द्वारा अनुमोदन कितने दिन के अंदर आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि राष्ट्रपति शासन अगर पूछ रहा है तो संसद द्वारा अनुमोदन कितने महीने के अंदर होना चाहिए, और ये पूछ रहा है राष्ट्रीय आपात में संसद द्वारा अनुमोदन कितने दिन के अंदर होना चाहिए। तो दोनों में अंतर है कि जब राष्ट्रीय आपात की जब बात करेंगे तो राष्ट्रीय आपात जब बात करेंगे ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आपात के समय संसद द्वारा अनुमोदन जो होता है वो जिस दिन से राष्ट्रीय आपात का ऐलान किया है उस दिन से 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित करके संसद द्वारा अनुमोदन करवाया जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं संसद अनुमोदन माना जाएगा। तो संसद द्वारा अनुमोदन कितने दिन के अंदर आवश्यक होता है, राष्ट्रीय आपात में संसद द्वारा अनुमोदन जो होता है वो 30 दिन के अंदर करवाना अनिवार्य होता है। अगर संसद ने 30 दिन के अंदर अनुमोदन नहीं किया तो 30 दिन बाद राष्ट्रीय आपात स्वतः समाप्त माना जाएगा। अगर अनुमोदन होगा तो इसका कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आपात का समय बढ़ा दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय आपात का समय बढ़ा दिया जाएगा, कितना बढ़ा दिया जाएगा आप कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रीय आपात का समय जब कहीं ना कहीं संसद के द्वारा अनुमोदन होता है तो एक बार में कितने माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, और ऐसे कर करके अधिकतम कितने सालों तक कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आपात को बढ़ा सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा इसके आगे। तो जैसे हमने बोला कि राष्ट्रीय आपात के लिए जो कहीं ना कहीं अनुमोदन संसद द्वारा आवश्यक होता है वो कितने दिन के अंदर आवश्यक होता है, 30 दिनों के अंदर संसद द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक माना गया है कि 30 दिन के अंदर आपको अनुमोदन करवा देना। अगर 30 दिन के अंदर अनुमोदन नहीं होता है तो राष्ट्रीय आपात स्वतः समाप्त माना जाएगा। तो जब अनुमोदन होगा, संसद जब अनुमोदन करे, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन अब वो नहीं आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अब क्वेश्चन वो आपसे कहीं ना कहीं भीतर से पूछ रहा है कि अगर आपने पढ़ा है तो कैसे पढ़ा है, किस स्तर तक का पढ़ा है। तो यही आपसे पूछेगा कि अगर संसद अनुमोदन करेगी तो संसद जब अनुमोदन करेगी तो संसद द्वारा अनुमोदन जो करने वाले सदस्य होंगे वो कैसे करेंगे, तो विशेष बहुमत से करेंगे। तो विशेष बहुमत से जब कहीं ना कहीं प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो वो कितने सदस्यों द्वारा पारित माना जाएगा, तो विशेष बहुमत आपको मालूम है कि संसद में विशेष बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है तो वो कहीं ना कहीं माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। लेकिन होता क्या, कभी कभी संसद में सारे सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं। तो जब संसद में सारे सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो सदन के कुल सदस्यों का बहुमत उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कितना, 2/3 अगर है तो कहीं ना कहीं अनुमोदन माना जाएगा, और अगर 2/3 नहीं है तो अनुमोदन अस्वीकृत माना जाएगा। अर्थात अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर संसद द्वारा अनुमोदन कहीं ना कहीं करना आवश्यक है तो कितने दिन के अंदर आवश्यक है, 30 दिन के अंदर आवश्यक है। अगर संसद में लोकसभा का कहीं ना कहीं जो सदन है वो लोकसभा चल ही नहीं रही है,
लोकसभा नहीं चल रही, लोकसभा इस समय भंग चल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? लोकसभा भंग चल रही है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? लोकसभा जब भंग चल रही है तो क्या राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के लिए जो अनुमोदन संसद द्वारा होगा तो क्या हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि अगर लोकसभा भंग चल रही है तो राज्यसभा संसद द्वारा अनुमोदन करके कहीं ना कहीं अपना कहीं ना कहीं अनुमोदन करे। और जब कभी भी लोकसभा का गठन होगा, जब कभी भी नई लोकसभा का गठन होगा तो पहली बैठक का आयोजन होगा, और पहली बैठक के आयोजन में वो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ये निर्धारित करेंगे कि पहली बैठक के कहीं ना कहीं जब पहली बैठक होगी उस पहली बैठक के 30 दिन के भीतर जो राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन राज्यसभा ने किया है उस पर कहीं ना कहीं विचार कर अपने सदन लोकसभा से भी उसको पारित करवाए तो वो बढ़ा हुआ कार्यकाल राष्ट्रपति का माना जाएगा। यदि लोकसभा ने यहाँ पर अनुमोदन नहीं किया तो राष्ट्रीय आपात उसी दिन समाप्त मान लिया जाएगा। तो यही बात कह रहा है, यदि लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा इसे पारित करे, और नई लोकसभा की पहली बैठक के कितने दिन के भीतर? 30 दिन के अंदर कहीं ना कहीं लोकसभा भी अपने सदस्यों द्वारा इसको कहीं ना कहीं पारित करवाए, अनुमोदन करवाए। ठीक है, अगर जैसे मैंने बोला कि जब संसद कभी भी नई संसद का गठन होगा, नई लोकसभा का गठन होगा, जब नई लोकसभा का गठन हो जाएगा तब जाकर के पहली बैठक के कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर कहीं ना कहीं अनुमोदन होना आवश्यक है। अगर बोला है कि एक बार पारित होने पर, अगर एक बार पारित कर दिया, जैसे भी मैंने क्वेश्चन पूछा था वो यही क्वेश्चन था कि अगर संसद ने एक बार पारित कर दिया, कि संसद ने अगर एक बार पारित कर दिया तो एक बार में कितने माह के लिए बढ़ाया जाएगा राष्ट्रीय आपात? 6 माह के लिए राष्ट्रीय आपात कहीं ना कहीं बढ़ा दिया जाएगा। और ऐसे 6 माह करके हम लोग अनिश्चित समय के लिए राष्ट्रीय आपात को बढ़ा सकते हैं। 6 माह करके हम राष्ट्रीय आपात को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। संसद द्वारा अनुमोदन कितने माह के अंदर आवश्यक है? 30 दिन के अंदर। कैसे है? विशेष बहुमत के माध्यम से, और जो भी सदस्य उपस्थित हों और मतदान करें तो उनमें 2/3 सदस्यों का कहीं ना कहीं आधार होना चाहिए। लोकसभा अगर भंग चल रही तो राज्यसभा कहीं ना कहीं पारित करे, और जब कभी भी लोकसभा का गठन किया जाए पहली बैठक हो तो 30 दिन के अंदर लोकसभा भी कहीं ना कहीं इसको पारित करे। अगर एक बार संसद ने इसका अनुमोदन कर दिया, और संसद ने जब इसका अनुमोदन एक बार कर दिया तो ये एक बार में कितने माह के लिए राष्ट्रीय आपात बढ़ाया जाएगा? एक बार में 6 माह के लिए राष्ट्रीय आपात बढ़ाया जाएगा, और ऐसे 6 माह करके हम लोग इस राष्ट्रीय आपात को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय आपात बढ़ा दिया, लगा दिया, अब राष्ट्रीय आपात समाप्त करना है। स्थितियां जो थी हमारी सामान्य हो चुकी हैं, और जब स्थितियां हमारी सामान्य हो चुकी हैं तो अब ऐसी स्थिति में क्या है? ऐसी स्थिति में अब हम राष्ट्रीय आपात जो है वो क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। तो समाप्त कैसे होगा? क्या राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने के लिए फिर से संसद द्वारा अनुमोदन करवाना पड़ेगा? तो संसद द्वारा अब अनुमोदन आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति के कह देने मात्र से क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के कह देने मात्र से यहां पर राष्ट्रीय आपात को समाप्त मान लिया जाएगा। मतलब कि यहां पर आपातकाल जो है, जो आपातकाल जो लगाया है, राष्ट्रीय आपात लगा है, तो इसकी समाप्ति के लिए क्या यहां पर संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता यहां पर नहीं है। राष्ट्रपति के कह देने मात्र से आपातकाल समाप्त मान लिया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति एक घोषणा करेगा कि राष्ट्रपति एक घोषणा करेगा राष्ट्रीय आपात समाप्त होता है तो राष्ट्रीय आपात समाप्त मान लिया जाएगा, संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है। दूसरा, लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल समाप्त के लिए प्रस्ताव को पारित करेगा, और राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी होगा। जैसे मैंने बोला कि अगर राष्ट्रपति नहीं ये ऐलान करता है कि अब राष्ट्र में पूरे देश में स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं, तो अब यहाँ पे राष्ट्रीय आपात बहुत लंबे समय तक नहीं लगना चाहिए। और हकीकत यही है कि किसी भी देश में अगर राष्ट्रीय आपात लंबे समय तक लगता है तो वो स्थितियां बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं। जैसे मैंने बोला कि कुछ चीज़ें होती हैं वो लंबे समय से कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बीमार होगा तो वो स्थितियां क्या होगा, वो और भी कहीं ना कहीं फिर दिक्कतें आती रहेंगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपातकाल है तो हमें समय से, अगर स्थितियां गंभीर हैं और वो निरंतर कहीं ना कहीं सही होती चली जा रही हैं, तो जैसे ही सही होती हुई दिखाई दे तो हम लोगों को क्या आपातकाल को समाप्त कर देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर राष्ट्रपति नहीं करता है तो क्या बोल रहा है, लोकसभा अगर साधारण बहुमत से भी आपातकाल
को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करे, तो जब साधारण बहुमत से आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करे तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए क्या है, बाध्यकारी है कि आप समाप्त करेंगे। ये कहीं ना कहीं प्रावधान संविधान में एकदम बिल्कुल दिया गया है। और यहाँ पर क्या है, लोकसभा के 1/10 सदस्य अगर समाप्त हेतु संकल्प राष्ट्रपति को दें तो राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर राष्ट्रीय आपात को खत्म करने के लिए जो भी विशेष बैठकें बुलाए तो उनको बुलाए। क्यों, यहां पर सदस्यों की संख्या क्या है, 1/10 है। पूरे सदन में उपस्थित सदस्यों का 1/10 सदस्य अगर राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति से कहते हैं तो राष्ट्रपति क्या करेगा, विचार विमर्श करने के लिए क्या करेगा, एक बैठक बुलाएगा। और ये बैठक कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर इस बैठक को कहीं ना कहीं प्रस्तावित करना आवश्यक है और जो निर्णय होगा उसको कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा। राष्ट्रीय आपात के समय क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है कि राष्ट्रीय आपात के समय जो कार्यपालिका पर प्रभाव पड़ता है, तो जो कार्यपालिका है या ऐसी स्थिति में संघ की जो कार्यपालिका होती है वो क्या होती है, मजबूत हो जाती है, मतलब शक्तिशाली हो जाती है। क्यों, राष्ट्रीय आपात का ऐलान हुआ है, और जब राष्ट्रीय आपात का ऐलान हुआ है तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में राज्य की शक्तियां किसमें निहित हो रही हैं, संघ में निहित हो रही, केंद्र में निहित हो रही। अर्थात अगर राष्ट्रीय आपात किसी एक क्षेत्र में लगा है, राष्ट्रीय आपात किसी एक क्षेत्र में लगा है या एक राज्य में लगा है या पूरे देश में लगा है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के लिए विधि का निर्माण जो करेगा वो कौन करेगा, संसद करेगी। और संसद जब विधि का निर्माण करेगी अनुच्छेद 352 में, तो वह विधि पूरे देश में मान्य होती है। अर्थात अगर एक राज्य में आपातकाल लगा या एक राज्य के एक जिले में या एक छोटे से भाग में राष्ट्रीय आपात का ऐलान होता है, तो ऐसी स्थिति में विधि का निर्माण कौन करता है, संसद करती है, और वह विधि पूरे देश में मान्य होती है। अनुच्छेद 352 में जब संसद किसी विधि का निर्माण करेगी तो वह विधि पूरे देश में मान्य होगी। तो यहां पर क्या होता है, कार्यपालिका जो है यहां पर संघीय कार्यपालिका कैसे हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी। संघ की कार्यपालिका यहां पर कैसे हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि राज्यों को यह निर्देश देती है कि अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करें, राज्यों को निर्देश देती है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करें, क्योंकि सारी शक्तियां किसमें निहित हो गई हैं, सारी शक्तियां जो निहित हो गई वो संघ में निहित हो गई हैं। अब ये निर्देशित कर रही है, किसको निर्देशित कर रही है, राज्यों को निर्देशित कर रही है कि राज्य ये काम करे, राज्य ये काम ना करे। अर्थात सारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं, संघ में निहित होती है। क्यों, संघ यहाँ पर शक्तिशाली हो गया है। राज्यों के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति क्या होती है, निलंबित होती है। राज्यों के विधानमंडल के में विधि बनाने की शक्ति क्या होती है, निलंबित कर दी जाती। क्यों, अब राज्यों के लिए विधि का निर्माण कौन करेगा, अब राज्यों के लिए विधि का निर्माण कौन करेगा, संसद कर रही है। इसलिए यहां पर क्या बोला गया है, राज्यों के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति जो होती है यहां पर क्या कर दी जाती है, निलंबित कर दी जाती है। और संघ में यह शक्ति क्या हो जाती है, निहित हो जाती है। अगर किसी राज्य को कोई कानून की या कोई विधि की आवश्यकता है तो वह विधि का निर्माण कौन करेगा, संघ करेगा। अब यहां पर दूसरा, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। ऐसी विधियां आपातकाल समाप्त होने के 6 माह तक बनी रहती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको बड़ा ढंग से ध्यान रखना और इसको याद रखना कि अगर किसी राज्य में आपातकाल लगा हुआ है या पूरे देश में आपातकाल लगा है और संसद ने किसी विधि का निर्माण किया, तो वह विधि उस राज्य के लिए बनाई है संसद ने, लेकिन वह विधि पूरे देश में लागू है। लेकिन जब आपातकाल खत्म होगा, राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होगा, तो वह विधि राष्ट्रीय आपातकाल के खत्म होने के 6 माह तक क्या रहेगी, वैध रहेगी। मतलब 6 महीने तक वह विधि बनी रहेगी। कौन सी विधि, जो संसद द्वारा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आपातकाल के समय बनाई गई थी। आगे, यदि आपातकाल पूरे देश में लगा हो या एक राज्य में लगा हो, उसके एक भाग में लगा हो, पूरे देश में लगा हो, एक राज्य में लगा हो या राज्य के एक भाग में लगा हो, तो संसद विधि पूरे देश में लागू मानी जाती है। क्योंकि भाई सीधी सी बात, मैंने भी आपको बताया था कि अगर राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लगे या एक राज्य में लगे तो विधि जब संसद बनाएगी तो वह विधि पूरे देश में लागू मानी जाएगी। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो होता है ऐसी सिचुएशन में बढ़ा दिया जाता है। सपोज दैट किसी विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है या या फिर लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है या होने वाला है, 2 दिन 4 दिन 1 माह 6 महीने 5 दिन 10 दिन में खत्म होने वाला है, लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी लगी हुई है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
वैसे लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का सामान्यता होता है। सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति से समय से पहले भंग कर सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। अधिकतम कितने वर्ष? एक एक वर्ष करके कितने वर्ष तक बढ़ा सकते हैं? तो एक एक वर्ष करके हम इसको अनिश्चित समय के लिए बढ़ा सकते हैं। जब राष्ट्रीय आपात लगा होगा तो एक एक वर्ष करके इसको हम अनिश्चित समय के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन में अधिकतम 3 वर्ष है। राष्ट्रपति शासन में अधिकतम कितने वर्ष? 3 वर्ष का दिया गया है। लेकिन यहां पर बोला गया है कि अगर ये सिचुएशन बनती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में यहां पर अगर लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल क्या होगा? एक एक साल के लिए हम लोग क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। एक एक साल के लिए हम लोग क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे करके यहाँ पर जो सिचुएशन बनेगी वो कैसे कैसे होगी। सामान्यतः कार्यकाल इसका 5 वर्ष है, या 5 वर्ष से पहले इसको भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अगर आपातकाल लगा हुआ है तो इसको 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल हम लोग बढ़ाएंगे, और लोकसभा का जब कार्यकाल आपातकाल के समय जब हम बढ़ाएंगे तो ये सीधा 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ेगा। ठीक है। आगे जब राष्ट्रीय आपात लगा होता है तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं। तो वो मौलिक अधिकार जो हमारे होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है कि आपसे पूछ रहा है कि जब राष्ट्रीय आपात लगा होता है तो ऐसी सिचुएशन में जो मौलिक अधिकार होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो किस सीमा तक उसको हमारे छीन लिए जाते हैं, किस सीमा तक उनका हनन कर दिया जाता है। जैसे बोल रहा है कि जब राष्ट्रीय आपात लगा होता है तो राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 358 के तहत, कौन से? अनुच्छेद 358 के तहत अगर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आपात का ऐलान किया गया है तो अनुच्छेद 19 में आपको जितने भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, अनुच्छेद 19 में जितने भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं वह स्वतंत्रताएं स्वतः समाप्त मान ली जाएंगी। क्यों? अनुच्छेद 358 के तहत कहीं ना कहीं प्रभावी है। अनुच्छेद 358 के तहत जब ये प्रभावी होगा तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतः समाप्त मान ली जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? बोलने का अधिकार है, और कौन सा है? सभा करने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, आवागमन का अधिकार है, जीविका चलाने का अधिकार है। तो ये जितनी भी आपकी कहीं ना कहीं 6 प्रकार की कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता है इनका हनन हो जाएगा, अपने आप समाप्त मान ली जाएंगी। तो ये कब जोड़ा गया? ये आपका कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया है कि अनुच्छेद 19 का निलंबन तभी होगा जब राष्ट्रीय आपात का आधार क्या क्या होना चाहिए? या तो युद्ध हो या बाहिर आक्रमण हो। मतलब कि अगर अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं, अगर अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं का हनन हो रहा है तो वह हनन 2 स्थितियों में ही होगा। राष्ट्रीय आपात का ऐलान, अनुच्छेद 352 का ऐलान कब, किन परिस्थितियों में किया गया हो? जब युद्ध की स्थिति हो या फिर बाहिर आक्रमण हो, या युद्ध की स्थिति हो या बाहिर आक्रमण हो तो ही अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता समाप्त मानी जाएंगी। ये बात कौन से संविधान संशोधन में बोला गया? 44वां संविधान संशोधन जब किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया गया था कि अगर अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं को समाप्त किया जाता है तो उसका एक आधार होगा, और वह आधार क्या होगा? कि वह आधार यह होगा कि अगर राष्ट्रीय आपात का ऐलान युद्ध या बाहिर आक्रमण के कारण किया गया है तो कहीं ना कहीं नागरिक की जो स्वतंत्रता है उनका हनन हो जाएगा, और अगर सशस्त्र विद्रोह है तो आपकी 6 स्वतंत्रताएं समाप्त मानी नहीं जाएंगी, अर्थात तब हमारी स्वतंत्रताएं समाप्त नहीं होंगी। आगे अनुच्छेद 359 में अगर हम लोग देखें तो इसमें बोल रहा है अनुच्छेद 19 के अलावा मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति किसी एक या एक से अधिक या सारे मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है। यह स्पष्ट रूप से क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 359 की जब बात करेंगे तो राष्ट्रपति ये डिसाइड करेगा कौन कौन से मौलिक अधिकार का हनन किया गया है, कौन कौन से मौलिक अधिकार का हनन किया गया है, कौन कौन से मौलिक अधिकार को हमने कहीं ना कहीं समाप्त किया है, वह लिख करके कहीं ना कहीं बताएगा कि हाँ भाई इस समय राष्ट्रीय आपात है तो आपको ये अधिकार आपके छीन लिए जाते हैं, इन अधिकारों का आपका हनन कर दिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का निलंबन कभी भी नहीं किया जा सकता। आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 का निलंबन कभी भी किया नहीं जा सकता है। क्यों? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो हैं ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। आगे देखते हैं, अगर हम लोग राष्ट्रपति शासन के बारे में कल बात करेंगे। धन्यवाद।